नाज़रीन आदाब, मैं हुसैना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर की खिलाफ वर्जी, पूंछ सेक्टर में की भारी फायरिंग। मरकजी वजीर निहाल चंद के खिलाफ जयपुर की अदालत ने जारी किया नोटिस, इस्मत रेजी का इल्जाम। कंपा कोला सोसाइटी के मकीनों के खिलाफ 17 जून से होगी कार्रवाई, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बयान। बदायूं इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले की तहकीकात का आगाज, सीबीआई की तहकीकाती टीम पहुंचेगी मकाम वारदात पर। आंध्रा के तलबा ने मंडी हादसे की आला सतह तहकीकात का किया मुतालबा, वजीर आजम मोदी को रवाना किया मकतूब। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर जंगबंदी मामले की खिलाफ वर्जी करते हुए पूंछ सेक्टर के मेंढर में एलओसी के करीब बिला इश्ताल फायरिंग की है। आज की ताजा फायरिंग में अब तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से छोटे हथियार, ग्रेनेड्स और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। याद है कि कल पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला इश्ताल फायरिंग में एक जवान शहीद और 3 जख्मी हुए थे। इस पर मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट से। जी समीर भट्ट, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त? देखिए सना, कल से जो पूरा पूंछ सेक्टर है, मेंढर जो पूंछ में मेंढर सेक्टर है, वहां पे बालाकोट एरिया है वहां पे, और राजौरी का चेरी सेक्टर है वहां पे, दोनों जो सेक्टर्स हैं राजौरी और पूंछ के जो है वहां पे तनाव है। वहां पे बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से अपनी जो एक्टिविटीज हैं बढ़ा दी गई है। कल वहां पे बालाकोट में जो है पूंछ सेक्टर में, जो मेंढर सेक्टर में, वहां पे ब्लास्ट हुए थे, फायरिंग हुई थी, जिसमें एक जवान वो शहीद और 8 लोग जख्मी हो गए। तो आज सुबह 7:30 बजे के करीब बालाकोट जो है मेंढर में वहां पे, और केरी सेक्टर जो राजौरी में, वहां फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई, मोर्टार दागे गए और बिला इख्तियार जो है फायरिंग की गई हिंदुस्तानी चौकियों पर। तो हिंदुस्तानी चौकियों, जो हिंदुस्तानी फौज है, उसने भी उस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। और तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो हमें बताया जा रहा है फौजी जराये के मुताबिक, 9:30 बजे के करीब तक जो दोनों तरफ से जो है फायरिंग का तबादला होता रहा, मेंढर में भी और बाला जो केरी सेक्टर है राजौरी में भी। और हमें जो कहा जा रहा है जराये के मुताबिक कि अभी कोई इतला नहीं है जानी नुकसान की या माली, लेकिन जाहिर तौर पर जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी है उसके बाद ये पहले ऐसी घटना है, ऐसा वाक़ा है जो दोनों देशों के, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है तनाव का बाइस बन सकता है। क्योंकि जब से मोदी और नवाज शरीफ की बातचीत हुई थी उससे पहले कुछ दिन और उसके बाद कल तक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ही ज्यादा शांति थी, बहुत ही ज्यादा अमन था, कोई हलचल नहीं थी, कोई फायरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक से जो कल से घटनाएं हो रही है, एक्टिविटीज बढ़ी है पाकिस्तान की तरफ से, उससे तो दोनों जो देशों के बीच जो मुज़ाकरात का अमल है या अमन की जो बातचीत का जो कोशिश है, उसको बहुत ही बड़ा धक्का लग सकता है। मैं आपको यहाँ पे जोड़ के बता दूं कि अरुण जेटली जो डिफेंस मिनिस्टर है वो आज दिल्ली में श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वो वहाँ पे जो है हालात का मुआयना करेंगे, वहाँ पे जो किस तरह से और चौकसी बढ़ा दी जाए, किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर और चौकसी बढ़ाई जाए, वो वहाँ फौजी हुकाम से बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात करेंगे। तो कहीं न कहीं सना हम कह सकते हैं कि फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से जो एक्टिविटीज हैं बढ़ा दी गई है लाइन ऑफ कंट्रोल और आईजी पर, और इससे लगता है कि आगे के दिनों में और प्रॉब्लम हो सकती है। जी, क्या लगता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ऐसे अगर ये फायरिंग होती रही, इसी तरह के वाकयात पेश आते रहे, तो रिश्तेदारी जो है वो एक अच्छी मानी नहीं जाएगी? देखिए सना, जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान जब नवाज शरीफ यहाँ पे आए थे तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात पर बड़ा हैरान था कि किस तरह से नवाज शरीफ ने मोदी की जो है दावत को कबूला। लेकिन वो यहाँ पे आए, उनको प्रेशर था पाकिस्तान में भी, लेकिन वो तब भी यहाँ पे आए, उन्होंने बात की मोदी से, और दोनों देशों के बीच जो नई गवर्नमेंट वहाँ पे भी बनी है, यहाँ पे भी बनी है, तो लग रहा था कि दोनों देशों के जो गवर्नमेंट है वो आगे चलेंगी, रिश्ते जो है वो पूरे ठीक सुधरेंगे, थोड़ा
थोड़े बहुत सुधरेंगे। मुज़ाकरात का अमल जो कई सालों से लटका हुआ है वो आगे बढ़ेगा। कश्मीर पर बात होगी, सियाचिन पर बात होगी, जो LOC ट्रेड है उस पर बात होगी, जो 9 निकात है, 9 इश्यूज पर, जो 9 एजेंडाज हैं उन पर बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी में भी बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते हों। तो ये जो एक्टिविटीज हो रही है, ये जो फायरिंग हो रही है, ये जो ग्रेनेड हमले होते हैं, ये इसी चीज को सैबोटाज करने के लिए होता है कि कहीं ये रिश्ते ठीक ना हो। तो जाहिर तौर पर हिंदुस्तान की फौज भी चुप नहीं बैठ सकती, वो भी इस फायरिंग का जवाब देगी, वहां से भी फायरिंग आएगी, और जो फायरिंग का तबादला होगा, ब्लास्ट्स होंगे, हालात में तनाव होगा, तो उससे बातचीत नहीं हो पाएगी। तो यही चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हालात ठीक रहते हैं बॉर्डर पर, इन अंदरूनी हालात ठीक रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात हो सकती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हिंदुस्तान ने वाजे कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने वाजे कर दिया है कि जब आवाज आएगी, गोली की आवाज आएगी, तो कोई बात सुनाई नहीं दे रही है, देगी ना यहाँ से ना वहां से। तो ऐसी सूरत में बातचीत नहीं हो पाएगी। उस बातचीत के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें दोनों बातचीत कर सके, दोनों आगे बढ़ सके, पेशरफ्त हो सकती है बातचीत में। लेकिन ऐसी सूरत में जिस तरह से आज हालात बने हुए हैं, जो कल से मैं आपको बोल रहा हूँ, बालाकोट, राजौरी और पुंछ सेक्टर में, खासकर मेंढर सेक्टर में जो बात हो रहा है, तो उससे लगता है कि जो कोशिशें हो रही है अमन के लिए, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। और दोनों देशों के लोगों को इस चीज से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी समीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जो कि तमाम तर तफसीलात हमें फराहम कर रहे थे। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। मोदी काबीना के एक रुकन निहाल चंद मेघवाल को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जयपुर की एक अदालत ने निहाल चंद के खिलाफ इस्मत रेजी के एक मामले में नोटिस जारी किया है। 2001 इस्मत रेजी केस में निहाल चंद के अलावा मजीद 16 मुलजिमीन के खिलाफ अदालत ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने मरकजी वजीर समेत तमाम 17 मुलजिमीन को 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। निहाल चंद मरकजी काबीना में राजस्थान के वाहिद नुमाइंदे हैं। कंपाकोला सोसाइटी गैर मजाज मकीनों के खिलाफ MCGM यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई 17 जून से कार्रवाई करेगा। MCGM हुकाम का कहना है कि कंपाकोला कंपाउंड में वाक़ गैर कानूनी फ्लैटों में रहने वाले अफराद को पहले मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के दफा 488 के तहत नोटिस भेजी जाएगी। ये नोटिस इस माह के 14, 15 और 16 को दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि कंपाकोला के मज़कूरा फ्लैट मालिकान मकान खाली करना नहीं चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में मजीद मोहलत देने से इनकार कर दिया है। बदायूं इज्तिमाई इस्मत रेजी केस की तहकीकाती के लिए CBI आज बदायूं पहुंच रही है। DIG सतह के एक आला ओहदेदार को तहकीकाती टीम की कमान सौंपी गई है। CBI के साथ फॉरेंसिक माहिरीन की भी एक टीम भी पहुंच रही है। जराये के मुताबिक CBI इस मामले में गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन को भी अपने तहवील में लेना चाहती है। कल ही महकमे पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से CBI को मामले की तहकीकात के लिए नोटिफिकेशन मिला था। CBI ने यूपी हुकूमत से इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए ताउन की अपील की है। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला के भिलाई स्टील पावर प्लांट में जहरीली गैस के अखराज की वजह से 7 अफराद हलाक हुए हैं। मरने वालों में प्लांट के 2 डिप्टी जनरल मैनेजर भी शामिल हैं। गैस के अखराज के नतीजे में कम से कम 34 अफराद की सेहत बिगड़ गई है। तमाम का इलाज किया जा रहा है। गैस के अखराज से कम 50 अफराद मुतासिर हुए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक 6:10 पर गैस का अखराज शुरू हुआ था। हालांकि पूरे वाकये की आला सतह पर जांच कराने का प्लांट इंतजामिया ने ऐलान किया है। इस्पात संयंत्र के पंप हाउस नंबर 2 में हुए ब्रेकडाउन के कारण BF-GCP से गैस का रिसाव हुआ, जिससे आसपास कार्य करने वाले लोग प्रभावित हुए और सभी प्रभावितों को तत्काल अस्पताल लाया गया। सभी को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई गई और इनमें से 11 लोगों को ICU में गहन चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया।
लगभग 5 बजे के आसपास इनका जो पंप हाउस की जो पाइपलाइन है वाटर की, उसमें से सीपेज होने के कारण जो एक ब्लास्ट फर्नेस से जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लीकेज हुई थी, और उसको चेक करने के लिए इनकी जो वाटर डिपार्टमेंट की जो डिप्टी जीएम और उसके साथ फायर सर्विस के लोग घुसे थे उस कंपार्टमेंट में जहां पानी भरा हुआ था। उस समय इस घटना घटित हुई थी और उसमें लगभग 34 लोग जो है यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट की सेक्टर 9 के हॉस्पिटल में भर्ती किए गए, और उसमें से जो है 5 लोगों की इलाज के दौरान आईसीयू में उनको मृत्यु हुई। तत्पश्चात अभी 6 लोग आईसीयू में हैं और 23 लोग A1 और A3 वार्ड में उनकी इलाज चल रही है, और जो आईसीयू में हैं उनका एक जो है पेशेंट का जो है क्रिटिकल कंडीशन में है बिकॉज ऑफ डायबिटीज, और बाकी 5 लोगों का कंडीशन स्टेबल है। अभी जस्ट हमको वहां से डी वाटरिंग तब हो रही थी, उसमें पता चला था कि हमको एक और बॉडी रिकवरी हुई है, मगर पूरा वाटर जो है ड्रेन हो गई है और वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं है। खुद साख्ता मजहबी गुरु आसाराम जिनसी हरासानी मामले की जोधपुर की अदालत में समाअत आज भी जारी रहेगी। आसाराम के वकील आज भी इल्जाम आयद करने वाली लड़की से जिरह करेंगे। दूसरी जानिब इल्जाम आयद करने वाली लड़की के वकील का कहना है कि इस मामले के अहम गवाह अमृत प्रजापति के कत्ल केस के दूसरे गवाहान पर भी असर पड़ सकता है। वाज़ेह रहे कि 10 जून को अमृत प्रजापति का अहमदाबाद में उनकी रिहाइश गाह पर कत्ल हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की अर्जदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत जारी रहेगी। श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त दाखिल करते हुए गुजारिश की है कि उसके खिलाफ वही मुकदमा चलाए जाएं जो हवालगी मुआहदे के तहत आते हैं। जस्टिस JS केहर और जस्टिस C नागप्पन पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू बबलू श्रीवास्तव के मुकदमे की समाअत हो रही है। कल मामले की समाअत करते हुए अदालत ने कहा है कि मुल्जमीन अगर जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसे मुकदमे का सामना करना ही पड़ेगा। बबलू श्रीवास्तव 1995 से जेल में है। पुलिस ने इसे सिंगापुर से मुजरिमीन की हवालगी मुआहदे की रोशनी में गिरफ्तार किया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आलमी फुटबॉल कप की। फुटबॉल के आलमी कप में मेजबान ब्राजील ने इफ्तिताही मैच में क्रोएशिया पर 3-1 से फतह हासिल कर ली है। नेमर के 2 गोल्स और एक जारहाना पेनाल्टी की बदौलत ब्राजील को फतह हासिल हुई है। खेल की शुरुआत के 11वें मिनट में क्रोएशिया के मार्सेलो ने पहला गोल बनाकर सबकत हासिल कर ली थी, लेकिन आधे घंटे में ब्राजील के खिलाड़ियों ने गोल बनाने शुरू करके क्रोएशिया को पीछे छोड़ दिया। साओ पाउलो में खेल की शुरुआत से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए हैं। साओ पाउलो में आलमी कप के पहले मुकाबले से कबल क्रोएशियाई टीम के मद्दाह अपनी टीम के लिए चीयर करने वहां पहुंचे। हमारे नुमाइंदे ने इन मद्दाहों से बात की है। Seems that you people are underdog in this match. Brazil is hot favorite. Do you agree? Yes, but I think we have a chance. It's a tournament, and you always have a chance. You are banking on Luka Modric and Mario Mandzukic? Luka Modric, but Mario Mandzukic is not playing for the first game. Okay? Not playing. No, So who is going to score for Croatia? Jelavic, 1-0 for Croatia. 1-0 for Croatia. You are predicting the score line. Yes. I'm sure. What do you think? Brazil, everyone says Brazil is going to put 3 goals, 4 goals. Do you agree? Too much pressure on Brazil. Too much pressure, and that's going to be good for us. So. We know that in Sao Paulo, the arena, the Corinthians, there will be many Brazil supporters. They will make huge noise. What about Croatian supporters? Will they make noise? Can you make noise for... Very big noise we're gonna make. Very big noise!
उधर ब्राजील के मद्दाहों में भी इफ्तिताही मैच के हवाले से काफी जोशो खरोश है। इस मुल्क में सभी पर फुटबॉल का खुमार चढ़ा हुआ है। गली मोहल्ले चौक और चौराहों पर फुटबॉल का राज है। ऐसे में स्ट्रीट टैलेंट भी सामने आ रहा है। सड़कों पर कोई फुटबॉल की स्किल दिखा रहा है तो कोई गीत गाकर कौमी टीम के हौसले बढ़ा रहा है। Sou do gueto, não importa se é branco ou preto, nós é sem preconceito. Sou brasileiro, mas às vezes dá uma revolta. O governo não deixa que a gente mais saca tudo. Nosso povo é batalhador, é socorro pra sobreviver. É culpa de família, acorda bem cedo pra procurar o que comer. Vários moradores de rua, várias crianças abandonadas. Dona Dilma vê na situação, tá vendo tudo isso, mas não faz nada. Isso é um descanso total. É um tapa na cara da gente. Ela investe por nem mais jogar, mas não quer investir com o povo doente. Sou favela, sou do gueto. Não importa se é branco ou preto, nós é sem preconceito. Se liga no kit que nós tá botando as mina requisitadas. Nós chega malandro de rotina quebrada. Os moleques sempre mexe. Mano, nós pega o bonde, todas as minas se derrete. As recalcadas passa mal, mas aqui vai te voltar. Sua inveja não cai dentro do meu Veloster. Quantas minas top, Luiz 30, elas já tão confusas, se perguntando se nós é gringas. नाज़रीन, उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप पोस्टल स्टैम्प जारी किया है। इस मौके पर वजीर आजम ने मुल्क के नौजवानों को फुटबॉल से जुड़ने का मशवरा दिया। परंपरा तो हर ओकेजन के साथ रहती है, उत्तम परंपरा को, लेकिन इसके कारण हम दुनिया के एक बहुत बड़े इवेंट के साथ जुड़ रहे हैं। यानी इस इवेंट में ग्लोबल प्रेजेंस हमारी भी बनेगी और एक अच्छा प्रयास है, उसको मैं स्वागत करता हूँ, विभाग को मैं अभिनंदन करता हूँ। दुनिया में खेलों के सबसे बड़े मेले फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। दुनिया भर में वर्ल्ड कप को लेकर लोगों में दीवानगी देखी जा रही है। हिंदुस्तान में फुटबॉल का मक्का कहे जाने वाले शहर कोलकाता में भी इस मुकाबले को लेकर लोगों की दीवानगी देखने के लायक है। शहर के कदीम फुटबॉल क्लब मोहन बगान मोहम्मडन ऑफ ईस्ट बंगाल क्लब ने फुटबॉल के तई लोगों की प्यास तो बुझाई, लेकिन ये क्लब बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा। उनमें मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब मुल्क में मुसलमानों के नाम से मंसूब इस क्लब से लोगों का काफी लगाव है। कोलकाता में कायम होने के बावजूद दुनिया भर में इसके शराई पाए जाते हैं। अंग्रेजों को फुटबॉल में मात देने के लिए मुसलमानों की जानिब से बनाए गए इस क्लब ने कई बार तारीख रकम की। ताहम गैर मुल्की खिलाड़ियों पर इन्हिसार करने वाले ये क्लब बैनुल-अक़वामी मुकाबलों तक रसाई हासिल करने में नाकाम है। फुटबॉल के मक्के कहे जाने की एक बहुत बड़ी वजह है कि कदीम फुटबॉल के क्लब कलकत्ता में ही बने थे। मोहन बगान सबसे पहले मतलब ये बना 1887 ईस्वी में, उसके बाद मोहम्मडन स्पोर्टिंग 1891 ईस्वी में और 20वीं सदी में जाकर फिर ईस्ट बंगाल बना 1920-21 के करीब। फुटबॉल और बंगाल के शायकीन मतलब इन तीनों क्लब के कहा जाए सपोर्टर की हैसियत से मैदान में भर जाते थे। मगर जब से फुटबॉल कप टीवी पर आना शुरू हुआ है, लोगों की दिलचस्पी मैदान से कम हो गई है कि हमारे यहाँ के फुटबॉल का मयार जो तीन बड़े क्लब में देखा जा रहा है, वो मयार उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया है कि यहाँ के खिलाड़ी किसी वर्ल्ड कप की टीम में जगह पा सकें या हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सके। कोलकाता का मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब माली तौर पर बदहाल है। माशी बदहाली इस क्लब की तरक्की की राह में रुकावट तो साबित हुई, ताहम ये क्लब शराब व दीगर कंपनियों के इश्तेहारात को क्लब का हिस्सा न बनाने के अपने वादे पर कायम है, जबकि इस क्लब से जुड़े ओहदेदार क्लब की कमजोर सूरत हाल के लिए साबिक कमेटी को जिम्मेदार बताते हैं। क्लब गर्चे अब कमर्शियल बेसिस पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपनी टीम बनाने में, मगर इसमें ज्यादातर ये देखा जाता है कि उनकी टीम में जब तक कोई फॉरेन प्लेयर नहीं होता
تو وہ ٹیم جیتنے کے لائق بھی نہیں رہتی ہے کہ اپنے مقامی کلب سے وہ کمپیٹ کر سکے. پھر محمڈن اسپورٹنگ کے اسپانسرشپ میں بھی بہت ساری بندشیں ہیں جو دوسرے کلب والے ان اسپانسروں کو دے سکتے ہیں. یہ جیسے شراب کی کمپنی کا ہم پیسہ نہیں لے سکتے, کوئی ایسے کمپنی جو حلال روزی نہیں کماتی ہے ہم اس کمپنی کے پیسے نہیں لے سکتے. تو ایسی صورت میں بہت ساری ایسی بندشیں ہیں جن کو ہم پار نہیں کر پائیں گے اور اس وجہ سے ہمیں وہ اسپانسرشپ نہیں مل پائے گا. سرکاری سرکاری طور پر بھی مدد لینے میں ناکام رہے ہیں. سامنے میں جو ہے اس میں محمد کا نام ہے نا, مہابڑان, اس کو پہلے کیا ہوتا, وہ سامنے میں کچھ ایڈ نہیں گھسا سکتا, پیسہ بھی نہیں مل رہا تھا, پیسہ کا تکلیف بھی تھا, کمتی پیسے میں ٹیم نہیں ہو رہا تھا. ہم لوگ کا ٹائم پیار سے کھیلتے تھے, ہم لوگ آتے تھے بہت چلو کھیلے گے جرسی کے لیے. ابھی پیسہ مل رہا, پیسہ ہونا چاہیے, پروفیشنل فٹ بال ہو رہا, اور اس کے بھیتر میں جو لوگ آئے نا گالی نہیں دے رہا, برباد کر کے گیا. فٹ بال ورلڈ کپ کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ برازیل پہنچ رہے ہیں. ان میں کولکتہ کے خصوصاً محمڈن کے شہدائی بھی شامل ہیں, جن کی یہ بھی تمنا ہے کہ وہ ان مقابلوں میں اپنے ملک و اپنے کلب کے کھلاڑیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیں. ETV نیوز, کولکتہ. گوا کے وزیر اعلیٰ منوہر پاریکر نے اپنے وزراء اور کچھ MLAs کو برازیل فٹ بال ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے روانہ کرنے کے اپنے اقدام کا دفاع کیا ہے. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ریاست میں فٹ بال کو ترقی دینے کے مقصد کے تحت وہ اپنے کچھ کابینی رفقا اور MLAs کو برازیل میں فٹ بال ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے روانہ کر رہے ہیں. گوا کی ریاستی حکومت اپنے 6 MLAs کو فٹ بال ورلڈ کپ دکھانے کے لیے برازیل بھیج رہی ہے. اس کے لیے گوا حکومت نے اپنے MLAs کو فنڈ مہیا کرایا ہے. وزیر اعلیٰ منوہر پاریکر کے دفتر میں موجود ذرائع کے مطابق برازیل جانے والوں میں گوا کے وزیر کھیل ٹباڈکر بھی شامل ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اسپورٹس اتھارٹی آف گوا کے کوئی بھی ماہر یا رکن کا نام برازیل جا رہی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے. اپنے ارکان اسمبلی کے بظاہر تفریحی ٹور کے تعلق سے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ منوہر پاریکر گریز کرتے آ رہے تھے. تاہم آخر کار کل انہوں نے MLAs کو برازیل بھیجنے کے فیصلے کا دفاع کیا. انہوں نے برازیل ٹور کو سرمایہ کاری قرار دیتے ہوئے کہا کہ گوا حکومت ریاست میں فٹ بال کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. منوہر پاریکر کے مطابق ان کے کابینی رفقا اپنے برازیل دورے کے دوران فٹ بال کے کھیل کو ریاست میں ترقی دینے کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لیں گے. انہوں نے کہا کہ فٹ بال کو ریاستی کھیل قرار دیا جا چکا ہے, جس کے بعد MLAs اور وزراء کے دورے پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ارکان اسمبلی کو برازیل روانہ کرنے کے لیے گوا حکومت سرکاری خزانے سے 89 لاکھ روپے خرچ کر رہی ہے. گوا پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان درگا داس کامت نے حکومت کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے عوامی خزانے کی لوٹ پر وزیر اعلیٰ منوہر پاریکر سے سوال کیا تھا. As to how Mr. Parikar is spending 89 lakhs from the exchequer of Goa, public of Goa, to buy political stability for himself, which we highly object, and we plead with him to cancel this. If not, my party and the people of Goa will come in the street to protest. कांग्रेस का अभी जमाना गया ना, वो कुछ भी करेगा अभी कुछ भी गलत नहीं है. नहीं, there is nothing wrong in sending us because گوا کے وزیر سمکیات ایورٹو ہورٹاڈو, وزیر بجلی ملند نائک, واسکو کے MLA کارلوس المیڈیا, ونیما کے MLA بنجامن سلوا اور الدونا کے MLA لن تکلو کا نام برازیل جانے والوں کی فہرست میں شامل ہے. بیورو رپورٹ, ETV نیوز. حیدرآباد شہر کے ایک انجینئرنگ کالج کے طلباء نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک مکتوب لکھتے ہوئے ویاس ندی سانحہ معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ دنوں ویاس ندی میں پیش آئے حادثے میں حیدرآباد کے انجینئرنگ کالج کے 24 طلباء بہہ گئے ہیں, جن میں اب تک 8 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. مزید لاپتہ طلباء کی تلاشی مہم زور و شور سے جاری ہے. ریسکیو آپریشن میں بغیر پائلٹ کے طیاروں کی خدمات لی جا رہی ہے. اس کے علاوہ انجینئرنگ کالج کے بعض طلباء نے متعلقہ حکام سے RTI کے تحت جانکاری طلب کی ہے کہ پانی چھوڑنے سے پہلے کس طرح کے احتیاطی اقدامات کیے جاتے ہیں. ہماچل پردیش کے منڈی میں پیش آئے حادثے میں ایک اور لاش نکالی گئی ہے.
बहरिया ने ज़ेर-ए-आब कैमरों और दूसरे जदीद आलात की मदद से सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई है। बुध को चौथे रोज भी रिसर्च टीमें व्यास नदी का पानी छानती रहीं। चौथे रोज भी कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई। शदीद तलाश के बाद बुध को 2 लाशें मिली हैं। इस तरह हलाकतों की तादाद अब 8 तक पहुंच गई है, जबकि 17 अभी भी लापता हैं। गुजरते वक्त के साथ तलाशी मुहिम में वसअत के साथ साथ तेजी भी लाई जा रही है। तलाशी मुहिम में बहरिया भी अपनी सारी तवानाई सर्फ कर रहा है। मुहिम में मजीद तेजी लाने के लिए बहरिया ज़ेर आब कैमरों और दूसरे जदीद आलात का इस्तेमाल कर रहा है। बालाई इलाकों पर वाक़ई पहाड़ों की चोटियों से बर्फ पिघलने से भी व्यास नदी के सतह आब में इजाफा हुआ है। इसकी वजह से सर्च टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 550 से जायद सर्च वर्कर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की क़यादत में तलाशी मुहिम में जुटे हुए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन एम शशिधर रेड्डी भी मंडी पहुंच चुके हैं। रेड्डी के साथ तेलंगाना रियासत के 2 लोकसभा MP भी पहुंचे हैं, जबकि तेलंगाना के वजीर दाखिला एन नरसिम्हन रेड्डी पहले ही मंडी में कैंप किए हुए हैं। शशिधर रेड्डी ने मंडी में तलाशी मुहिम का जायजा लिया। रेड्डी ने बताया कि सर्च टीमों को हर तरह का मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह से सहायता, हर संभव सहायता वहां से मिल रही है। राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो, राज्य प्रशासन या जिला प्रशासन पूरी तरह से इस काम में लगे हुए हैं। हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनकी जो कोऑपरेशन मिल रही है बहुत ही संतुष्ट हैं और उनको हम तेलंगाना सरकार की तरफ से हो या आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से हो या NDMA की तरफ से हो, अब सबके तरफ से स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता इतवार की शाम हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा का एक ग्रुप व्यास नदी के तेज बहाव में बह गया था। गरकाब होने वालों में तलबा के अलावा टूर ऑपरेटर भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने UPSC के इम्तहानात में कामयाब सभी उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में सभी कामयाब उम्मीदवारों के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया कांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।